हे गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एटम्स के बारे में बहुत सारे डिटेल्स इंफॉर्मेशन मैंने दिया है। जैसे कि मैंने आपको जे थॉमसन, ई गोल्डस्टीन, नील्स रदरफोर्ड, डाल्टन, इन सबों के बारे में मैंने इंफॉर्मेशन आपको दिया और साथ ही साथ मैंने 5 क्लासेस आप लोगों को इसके रिगार्डिंग कराया। क्वेश्चंस आपको पूछना होगा, क्वेश्चंस आप पूछो, आप फीडबैक में क्वेश्चंस पूछो, फिर मुझे पता चलेगा कि कहाँ पे ड्रॉबैक्स हैं और किस तरह से मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ऐसे मैं आज कोशिश करूँगा कि मैं जो भी मैंने आपको पढ़ाया है उसका PDF मैं आप लोगों को अपलोड कर सकूँ। साथ ही साथ मैंने कोशिश की है कि क्लियरिटी ऑफ वॉइस, क्लियरिटी ऑफ इमेज, इन पे भी काम हो सके और प्रॉपर वे में आप लोगों को नॉलेज मिल सके। तो इसके लिए आप लोगों को भी थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करना होगा और वो सपोर्ट तो पता ही है क्या है, सिंपल सा बात है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, व्यूज दो, इससे टीचर्स की एनर्जी इंक्रीज होती है। बाकी मैं आपके लिए तैयार हूँ। केमिस्ट्री, फिजिक्स तो आपको मैं सिखा दूंगा, सोचना सिखा दूंगा इसमें, आई प्रॉमिस यू। समय के साथ साथ मेरी वीडियो की क्लियरिटी भी क्लियर होती जाएगी। आप निश्चिंत रहो, आपके लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। आज का टॉपिक जो मैं शुरू करने वाला हूँ, मैं आप लोगों को बताऊंगा एटॉमिक मॉडल्स, एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। उससे पहले आप छोटा सा एक चीज देख लेंगे। हम लोगों ने कल, प्लीज थोड़ा डाउन कीजिए, हमने आपको कल कहा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज। आफ्टर दैट -4.8 इंटू 10⁻10 SU। ठीक है, मास 9.1 इंटू, देखो ये दोनों सेम चीज है, केवल यूनिट्स ये SI यूनिट में है, ठीक है, और ये सीजीएस यूनिट में है, दोनों सेम चीजें हैं। मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg। प्रोटॉन का चार्ज भी सेम होता है S2 इलेक्ट्रॉन, केवल माइनस प्लस का फर्क होता है, लेकिन मास में चेंजिंग होता है। मास हो जाएगा 0.16 इंटू 10⁻27 kg और MU में 1.0078। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन न्यूट्रॉन का मास होता है, वो होता है 1.72 इंटू 10⁻27 kg। और जानते हो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इसी दोनों का मास मिलाकर किसी भी एटम का मास बनता है, ये भी ध्यान रखना। आगे चर्चा होगा, लेकिन मैं अभी बता दूं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास को इनको मिलाकर ही किसी भी एटम का मास उसके न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है, किसी भी एटम का मास उसके न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है। अब मैं बात करता हूँ एटॉमिक मॉडल्स की। तो देखो एटॉमिक मॉडल्स में हमने जॉन डाल्टन का मॉडल पढ़ा, ठीक है, हमने मॉडल नेम देखो, जॉन डाल्टन का जो मॉडल था उसका नाम था बिल्डार्ड बॉर्न मॉडल, ठीक है, बिल्डार्ड बॉर्न मॉडल। फिर थॉमसन का मॉडल पढ़ा, प्लम पुडिंग मॉडल पढ़ा ये। फिर हमने अर्नेस्ट रदरफोर्ड का मॉडल, प्लैनेटरी मॉडल, प्लैनेटरी जो मोशन होता है सन का प्लैनेट के साथ, सन तो स्टेबल है, प्लैनेट मूव करता है। उसके बाद बोर्स मॉडल, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम इस मॉडल और इस मॉडल के बारे में अभी थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे, ठीक है। हम लोग अर्नेस्ट रदरफोर्ड और नील्स बोर के मॉडल की बातें करते हैं। नेक्स्ट, ये हो गया है। हम लोग थॉमसन एटॉमिक मॉडल की बात करते हैं। तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल में जे थॉमसन प्रपोज हिज एटॉमिक मॉडल इन 1903। उन्होंने 1903 में
अपना मॉडल दिया था। उन्होंने प्रोटॉन का भी डिस्कवरी हुआ, प्रोटॉन सेल प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ। जे थॉमसन एन एटम कंटेनिंग निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली। आफ्टर दैट उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने इस मॉडल का कंपेयर वाटरमेलन से किया था, या प्लम पुडिंग से किया था, या एप्पल पाई से किया था। अब देखो जे थॉमसन मॉडल को हम लोग वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, पता था? अगर था तो अच्छी बात है, नहीं था तो समझ लो। जे थॉमसन मॉडल को हम लोग वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, और एप्पल पाई मॉडल भी कहते हैं। यहाँ पे क्या था, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड फॉर दिस रीजन एटम रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और एटम क्या हो गया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। यानी जे थॉमसन के मॉडल का 3 नाम है। उसके बाद ड्रॉबैक्स ऑफ थॉमसन मॉडल भी था। मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ टू पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर shielded from the negatively charged particles without getting neutralized। इनका ये ड्रॉबैक था। फिर जे थॉमसन के बाद अर्नेस्ट रदरफोर्ड वो आए, कैरिड आउट अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, और वो 1905 में 1905 में उनका एक्सपेरिमेंट हुआ, और 1905 से 1911 तक में उनका टेस्ट कंप्लीट हुआ। तो रदरफोर्ड के मॉडल में जो ड्रॉबैक था उसको क्लियर किसने किया, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया। प्लीज, अर्नेस्ट रदरफोर्ड के मॉडल में क्या खासियत थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में 1911 ईस्वी में gave the concept of nucleus based on the result of experiment known as alpha particle scattering experiment। अल्फा पार्टिकल का कितना चार्ज होता है, +2 यूनिट। उसकी कंपेरिजन किससे की गई है, प्रोटॉन से की गई है ना। 2 प्रोटॉन को मिलाने से एक अल्फा पार्टिकल बनता है। ये देखो रदरफोर्ड का यही मॉडल है। उन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड बम्बार्डेड ए थिन गोल्ड फॉइल ऑफ अल्फा पार्टिकल्स के बारे में मैंने पहले क्लास में भी चर्चा करा था, ठीक है। फॉइल वाज सराउंडेड बाय स्फेरिकल स्क्रीन ऑफ जिंक सल्फाइड। याद है मैंने कहा था कि फ्लोरोसेंट ट्यूब, फ्लोरोसेंट स्क्रीन से उसको उन्होंने कवर किया। उस पर कौन सा क्या डाला गया था, जिंक सल्फाइड, ठीक है। द अल्फा पार्टिकल्स वर कंडेंस्ड टू ए नैरो बीम by passing them through a pair of positively charged parallel plates। उस प्लेट्स पे पॉजिटिवली चार्ज से बम्बार्डिंग किया गया। ये थिन गोल्ड फॉइल है, ये देखो ये लोड कंटेनर है, मतलब यहीं से अल्फा पार्टिकल निकलेगा। अल्फा पार्टिकल देखो दोनों तरफ, एक प्रोटॉन यहाँ एक प्रोटॉन यहाँ, यानी दोनों मिलाकर बन गया अल्फा पार्टिकल। और फिर जब बम्बार्डिंग करवाया गया तो जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे ब्राइट स्पॉट दिखा। जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे जो ब्राइट स्पॉट दिखा, उसी ब्राइट स्पॉट से, ठीक है, उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले, कुछ कंक्लूजन निकाले। और वो कंक्लूजन क्या था, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। माने ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल जो है वो पास कर गया विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। फ्यू अल्फा पार्टिकल वे डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल। ये सब मैंने चर्चा किया है, कुछ एंगल से वो डिफ्लेक्ट कर गया, एंड फ्यू वर डिफ्लेक्टेड थ्रू लार्ज एंगल। वेरी फ्यू, ठीक है, 1 माने 20,000 में एक अल्फा पार्टिकल कंप्लीटली रिबाउंडेड। माने 20,000 अल्फा पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल रिबाउंड हुआ, यानी जहां से आया वहीं चला गया। मैंने ये सारी चीजें आपको बताई थी, लेकिन मैं क्लियर डिस्कशन के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। ये उनका ऑब्जर्वेशन था गोल्ड फॉइल से, क्योंकि उनको स्पॉटिंग मिल रहा था। गोल्ड फॉइल को उन्होंने कवर किया था, किससे कवर किया था, जिंक सल्फाइड प्लेट से कवर कर दिया था। नेक्स्ट, फाइनली देखो उन्होंने जो डिडक्ट किया, देखो डिफ्लेक्टेड, डिफ्लेक्टेड, अनडिफ्लेक्टेड, बैक स्कैटर्ड, फिर डिफ्लेक्टेड, ठीक है, ये इनका है। तो फाइनली उनका जो निष्कर्ष निकला ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन, उन्होंने कहा मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। दिस प्रूव दैट
दिस प्रूव दैट एटम मस्ट हैव लार्ज एम्प्टी स्पेस। जो ज्यादा तरफा पार्टिकल निकल गया, इसका मतलब एटम्स में बहुत सारे एम्प्टी स्पेस हैं, यानी एटम्स में खाली जगह बहुत होते हैं। वेरी फ्यू पार्टिकल्स कंप्लीटली रिबॉन्ड, मतलब कुछ पार्टिकल तो बिल्कुल रिबॉन्ड हो गया, 20,000 में एक। He conclude that the total positive charge of atom is concentrated at the center of atom, यानी जितना भी पॉजिटिवली चार्ज है वो एटम के सेंटर में कंसीडर है, इसलिए वहां अल्फा पार्टिकल टकराया और जहां से आया वहीं चला गया। दे आर नॉट थिनली स्प्रेड इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। द टाइनी सेंट्रल पॉजिटिवली चार्ज कोर वाज नेम्ड एज न्यूक्लियस। अब देखो न्यूक्लियस का आविष्कार कैसे हो गया, कितना मजेदार न्यूक्लियस का आविष्कार था। इलेक्ट्रॉन कैथोड रे से बीम निकल रहा था, प्रोटॉन एनोड रे से निकल रहा था, और न्यूक्लियस बिल्कुल रिबाउंड होता है 20,000 में से एक रे। वहां पता चलता है कि चलो यहाँ पे सारा सेंटर है और वहीं पे सारा पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है, जिसके कारण ये रिबाउंड हो गया और उस पोजीशन का नाम दिया गया न्यूक्लियस। द लार्ज डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल कुड टेक प्लेस only because of the close encounter of the alpha particles with the central positively charged core। मतलब कहता है कि जब उसके बगल से वो जो न्यूक्लियस है या जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है, उसके बगल से जो रे निकला वही ज्यादा से ज्यादा एंगल में डिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, इसका मतलब रदरफोर्ड एस्टिमेटेड द डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस टू बी द ऑर्डर ऑफ 10 to the power minus 13 cm and that of the atom be 10 to the power minus 8 cm. Thus, the diameter of nucleus is about 10 to the power 5 times smaller than the diameter of atom. यानी न्यूक्लियस के डायमीटर से 10 की पावर 5 टाइम स्मॉलर है न्यूक्लियस का डायमीटर एटम के डायमीटर से। यानी रदरफोर्ड ने क्या कहा कि किसी भी न्यूक्लियस का डायमीटर जो है वो 10 के पावर माइनस 13 सेंटीमीटर है, और सॉरी एटम, हाँ न्यूक्लियस का डायमीटर जो है 10 के पावर माइनस 13 सेंटीमीटर है और एटम का 10 के पावर माइनस 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, रदरफोर्ड के कुछ पॉस्टुलेट्स थे। पॉस्टुलेट्स मतलब उन्होंने दूसरे के थ्योरी को अपने थ्योरी में यूज करा था, जैसे एटम कंसिस्ट मोस्टली ऑफ एम्प्टी स्पेस, ये पहले भी था। इन्होंने कहा द इंटायर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एटॉमिक स्फीयर, यानी कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो एटॉमिक स्फीयर यानी एटम्स के सेंटर में होता है। ठीक है, जिसको न्यूक्लियस कहा गया। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम। एटम का साइज बहुत ही, न्यूक्लियस का साइज बहुत ही छोटा होता है एटम के कंपेयर में, क्योंकि न्यूक्लियस का अगर 10 के पावर माइनस 13 सेंटीमीटर है तो एटम का 10 के पावर माइनस 8 था। द इलेक्ट्रॉन्स within an atom must revolve around the nucleus at various distance at very high speed। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है अलग अलग डायरेक्शन में और बहुत हाई स्पीड में घूमता है। बस ये ड्रॉबैक्स जो है नेल बोर्स के पास हमको ले जाएगा। ये चौथा ड्रॉबैक, चौथा जो पॉइंट है ना, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था रदरफोर्ड का। ठीक है, और ये हमें ले जाता है नेल्स बोर की तरफ। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कैन बी कंपेयर्ड विद द सोलर सिस्टम। Planet revolves around the sun in solar system similarly। जैसे सोलर सिस्टम में प्लेनेट सन के चारों तरफ घूमता है, उसी तरह से एटम्स में भी न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है। ठीक है, बस यहीं पे छोटी सी गलती होती है रदरफोर्ड से। ठीक है, और फिर नेल्स बोर की एंट्री होती है। तो यहाँ पे अब हम लोग नेल्स बोर की एंट्री को देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब आप देखिए हम लोग यहाँ पे देखो ये रदरफोर्ड ने बताया था एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, ये प्लैनेटरी मोशन के बारे में उन्होंने बताया था। रदरफोर्ड का जो ड्रॉबैक था वो क्या था? रदरफोर्ड मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। रदरफोर्ड एटम के स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए, क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, यानी न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। यानी प्रोटॉन प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा ना जी। अगर ऐसा होगा तब तो दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाएगा, कहानी खत्म ही हो जाएगा ना।
नहीं समझे? प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज? प्लस। वो कहाँ पे है? न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है? न्यूक्लियस से चारों तरफ। अगर चारों तरफ घूम रहा है एक प्लस और एक माइनस, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर लेगा। स्टेबिलिटी रहेगा एटम का? नहीं रहेगा। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स, फिजिक्स की थ्योरी है क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ठीक है, एन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स रिवॉल्विंग अराउंड इन अ सर्किट पाथ, सर्कल पाथ, ठीक है, सर्कल पाथ radiates energy continuously. Hence, the electron revolving around the nucleus should radiate energy and gradually move towards the nucleus. यानी फिजिक्स के इलेक्ट्रोडायनामिक्स थ्योरी के हिसाब से कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी सर्कल के चारों तरफ अगर किसी चार्ज पार्टिकल पे मूव करता है तो उनकी एनर्जी जो है रेगुलरली कंटिन्यूसली एक दूसरे को रेडिएट करेगी, कमेगी, प्लस माइनस है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी और फाइनली वो उसमें समा जाएगी और वो चीज ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, जस्ट लाइक ब्लैक होल बन जाएगा। लेकिन ऐसा तो है नहीं, एटम तो जिंदा है भाई। एटम नहीं होता तो हम और आप होते? ये माइक, ये फोन, ये कैमरा कुछ नहीं होता, सब कुछ एटम ही है। ठीक है, तो अब समझो एटम कितना मजेदार चीज है। ठीक है, हमने एटम्स की बात की। अब कहता है हाउ डिड द डिस्कवरी ऑफ आइसोटॉप्स, आइसोटॉप की डिस्कवरी कैसे हुई? मैंने पहले भी बताया था, डाल्टन की छोटी सी गलती के कारण आइसोटॉप की डिस्कवरी हुई। डाल्टन ने क्या कहा था? एक ही इलेक्ट्रॉन, एक ही एटम के, एक ही एलिमेंट के सारे एटम आइडेंटिकल होते हैं ऑल रिस्पेक्ट में। आइसोटॉप बन गया। आइसोबार का डिस्कवरी भी इसी तरह से हो गया। ठीक है, उन्होंने कहा अलग अलग एलिमेंट्स के एटम अलग अलग हो गए, लेकिन जब आइसोबार बना तो पता चला आर्गन और कैल्शियम का एटॉमिक मास सेम होता है। ठीक है, तो आइसोटॉप और आइसोबार किसी तरह से डिस्कवरी हो गई। तो ये हमारा क्लासेस था। अब हम लोग नील्स बोर की चर्चा करेंगे और नील्स बोर के चर्चा के बाद सीधे तौर पे हम लोग पहुंच जाएंगे वैलेंसी निकालने को। अब समझ लो, मैं आपको वैलेंसी निकालना बहुत जल्द सिखा रहा हूँ। बहुत जल्द आप वैलेंसी निकालना सीख जाओगे 2 से 3 क्लासेज में। सो स्टार्ट करो, जम के पढ़ाई करो और सर को जम के लाइक और सब्सक्राइब भी दो। थैंक यू।